एक तो मिथ है पहली बार कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो एसएससी की तैयारी नहीं कर सकते हैं और इंग्लिश बहुत टफ आ रही है। एक बहुत मिथ है बच्चों के बीच में। और ये इतना ज़्यादा मिथ है, कई लोग तैयारी करने से भी घबराते हैं। इवन मेरा मानना है कि अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो एसएससी इतनी भी टफ इंग्लिश नहीं पूछती कि आप उसे सीख नहीं सकते हैं। और इवन हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश का एक सब्जेक्ट होता है जो पढ़ाया जाता है, तो बहुत बेसिक्स इंग्लिश होती है। कोई भी बच्चा अगर चाहे तो इंग्लिश आसानी से सीख सकता है और ठीक एक तैयारी करके सीख सकता है। और बहुत आसानी है, बहुत टफ नहीं है एसएससी की इंग्लिश कि आपको हिंदी मीडियम उसको उसके पीछे जो टैग लगा दिया गया है कि हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, मेरा नहीं मानना है। मेरा मानना है कि आप किसी मीडियम से हैं, आप इंग्लिश एक भाषा है सीख सकते हैं और एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है, देखिए आप पास हो, मैंने कर लिया। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सीजीएल में भी और सीएचएसएल में भी जो पहले होते थे, इसमें बहुत ज़्यादा पेपर जीएस रोल जो है नहीं प्ले करता था, लेकिन अब जो पेपर आ गए हैं इसमें मेंस में भी हालांकि जीएस कर दिया है, तो इसलिए अब जीएस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इसके पहले आप देखेंगे तो जीएस की इंपॉर्टेंस नहीं थी, सो मैंने जीएस को बहुत ज़्यादा ऐसे हार्डली उसके लिए प्रिपरेशन नहीं किया। बहुत ठीक तरीके से मैं स्टैटिक नॉर्मल देख लिया, प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे साथ सृजन जी हैं। इनका चयन एसएससी सीएचएसएल में पीए पोस्ट पर हुआ है। इनकी रैंक जो है 1123 ऑल इंडिया रैंक है और आज हमारे साथ हैं। और आइए इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, इनकी तैयारी के बारे में जानते हैं कैसी रही। जी थैंक यू अर्जुन जी, आप मुझे मौका दिए बताने का तैयारी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो रैंक है 412 है एसएससी सीएचएसएल 2021 में। पीए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा के पद पे हुआ है। और मेरी तैयारी 2021 का पेपर है, तो मेरी तैयारी बहुत ऐसे हार्ड तो नहीं थी, लेकिन हाँ नॉर्मल तैयारी थी, तो हो गया सिलेक्शन। अच्छा, तो आप अपनी शुरुआती पढ़ाई के बारे में कुछ बताएं। मेरी शुरुआती पढ़ाई मेरे गांव से ही हुई है, प्रतापगढ़ से। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज और एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर हुआ। तो आपको कैसे लगा कि जो है हम एसएससी की तैयारी करें, और तो तैयारी के लिए आपने कौन कौन सा रिसोर्सेज जो है फॉलो किया। मैं तैयारी के लिए तो पहली बार मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा क्या उसकी रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम की, और मेरे कई फ्रेंड्स भी थे जिनसे मैंने बात किया, तो मैंने पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखा तो मुझे पता चला कि इंग्लिश जो है ऐसा भी बहुत ज़्यादा, या इंग्लिश या मैथमेटिक रीजनिंग या जीएस ऐसा बहुत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा जा रहा है, एक सामान्य से पेपर है। और तो मैंने मैथ के लिए एक विशेष एजुकेटर का मैंने कोर्स लिया, क्योंकि मैथ्स जो है जो हम पढ़े होते हैं 12th तक, इवन मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है, बीए मैंने किया, बैचलर ऑफ आर्ट किया, तो मेरा बैकग्राउंड बीएससी का नहीं था। 12th तक मैंने मैथ की है, तो जो आप 12th तक मैथ किए होते हैं वो सेम सिलेबस, वो सेम चीज़ें जो कंपटीशन की फील्ड में मैथ आती हैं वो नहीं होती हैं। हालांकि थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन जो कंपटीशन की मैथ होती है थोड़ा हट के होती है, तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने पवन राव सर का बैच लिया था, और पवन राव सर से मैंने मैथ भी किया, और बाकी मैंने सेल्फ स्टडी की। अच्छा, तो ऑनलाइन सोर्सेज कोई आपको जो है। जी अगर ऑनलाइन आप सोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो इस टाइम बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन मैंने जो ऑनलाइन सोर्स यूज किया वो अनअकैडमी था, तो मैंने अनअकैडमी से मैथमेटिक्स की पढ़ाई की जी। अच्छा, तो और ओवरऑल आपने कैसे कहाँ से तैयारी किया। मैं कमरे पे मैक्सिमम मैं टैगोर टाउन में ही रहता था, तो मैं कभी घर भी रहता था, कभी टैगोर टाउन रहता था। तो मेरी तैयारी बेसिकली कोचिंग जो है ऑनलाइन होती है, तो आप घर पे ही रह के कर सकते हैं, कहीं भी रह के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम के पहले जब एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं उसके 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर देने चाहिए, और उसका एनालिसिस करना चाहिए प्रॉपर कि मैं कहाँ वीक कर रहा हूँ। अगर आप एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो पहले प्रीवियस ईयर उसके पेपर देख लीजिए कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है पेपर की, क्या वो रिक्वायरमेंट मैं मैच कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर आप कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप तैयारी करिए, इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम होने का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता जी। तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट रहा। मेरा एसएससी सीएचएसएल के लिए अटेम्प्ट तो आई थिंक मुझे याद नहीं है, बट लेकिन मेरा जो सीरियस अटेम्प्ट था सेकेंड था। सेकेंड था। इसके पहले मैंने 19 का दिया था, उसमें मैंने टाइपिंग दी थी, मैं फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था, और मैं 20 का नहीं दिया था।
2020 का नहीं दिया था, 2021 का मैंने फिर CSL का एग्ज़ाम पेपर फॉर्म डाला और मैं उसको अटेम्प्ट में निकाल लिया। जीएस के लिए आप लोग जो है किस सोर्स को फॉलो किया है आपने? बेसिकली जीएस जो है जब ही एसएससी सिलेबस अभी चेंज कर दिया है तो जीएस का एक रोल बढ़ गया है। लेकिन इसके पहले जो एसएससी के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि पहले जो एसएससी का पेपर होता था उसमें जीएस इतना ज़्यादा रोल नहीं प्ले करता था। तो राइट देन मैं कोई ऐसा जीएस की प्रॉपर बुक तो नहीं यूज करता था। मैं नॉर्मल करंट अफेयर हो गया तो मैंने स्पीडी से कर लिया, ऐसे स्टैटिक जीएस हो गया तो मैंने कर लिया। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सीजीएल में भी और सीएचएसएल में भी जो पहले होते थे इसमें बहुत ज़्यादा पेपर जीएस रोल जो है नहीं प्ले करता था, लेकिन अब जो पेपर आ गए हैं इसमें मेंस में भी हालांकि जीएस कर दिया है, तो इसलिए अब जीएस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इसके पहले आप देखेंगे तो जीएस की इंपॉर्टेंस नहीं थी, सो मैंने जीएस को बहुत ज़्यादा ऐसे हार्डली उसके लिए प्रिपरेशन नहीं किया। बहुत ठीक तरीके से मैं स्टैटिक नॉर्मल देख लिया, प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया और स्पीडी से करंट अफेयर पढ़ लिया। अच्छा, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं। जी मेरी फैमिली में प्रतापगढ़ से हूँ, तो मेरी फैमिली बेसिक प्रतापगढ़ से है और मेरे पिताजी हैं, घर में मेरी माँ है, मैं अकेले हैं जी। और पिताजी कौन सा जो है क्या करते हैं? मेरे एक्चुअली जो मेरे फादर हैं, जो मेरी मदर थी वो जब मैं पैदा हुआ था तो एक्सपायर कर गई थी, तो मेरे बड़े पापा अडॉप्ट कर लिए। अच्छा। तो जो मेरे फादर हैं वो भी हैं, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, और जो मेरे बड़े पापा हैं वो मेरे बहुत पूजनीय हैं। हाँ। और मैं बहुत आदर्श मानता हूँ उनको। और मेरा मानना है कि जो मेरे बड़े पापा हैं और जो बड़ी मम्मी हैं उनसे इतना ज़्यादा प्यार मिला, मुझे कभी माँ की कमी महसूस भी नहीं हुई। इवन मेरी बड़ी मम्मी मेरी माँ से भी ज़्यादा बढ़कर हैं। तो मेरे पापा घर में कृषक हैं, जो मेरे सगे पापा हैं, और जो बड़े पापा हैं वो समाज कल्याण विभाग में कार्यरत हैं। और मेरी 2 बहनें हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए आप जो है कोई तैयारी करने का स्ट्रेटेजी बताइए, कैसे करें वो जो है? जी, फ्रेशर कैंडिडेट तैयारी बिल्कुल कर सकता है। और पहली बात ये ध्यान में रख ले कि अगर वो हिंदी मीडियम का है तो इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट एसएससी में नहीं होते हैं। बेसिकली इस टाइम हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हर जगह हो रहा है, यूपीएससी में भी हो रहा है, एसएससी में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एसएससी की इंग्लिश भी इतनी टफ नहीं, मैंने पहले ही बता चुका है। तो फ्रेशर कैंडिडेट को सबसे पहले तो उसको प्रीवियस ईयर पेपर देखने चाहिए, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। लाइक एसएससी कर रहा है तो एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देख ले, इवन पिछले 2018 से पेपर देख ले अब तक के। उसके बाद वो फिर खुद को तय करे वो जो पेपर आया है उसकी रिक्वायरमेंट से वो खुद की उसकी स्किल्स जो हैं वो मैच कर रही हैं कि नहीं। अगर मैच कर रही हैं डेफिनेटली तैयारी करे। और पहले स्टार्टिंग में वो मॉक टेस्ट भी दे सकता है अगर चाहे तो, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट दे, उससे एनालाइज करे कि मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ और जो मेरी स्किल्स हैं इस लेवल की हैं कि नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम के बारे में, जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक बहुत अच्छा कोट है कि किसी एग्ज़ाम के बारे में तैयारी करने से पहले है कि उस एग्ज़ाम के बारे में आप पढ़ो। किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्ज़ाम के बारे में पढ़िए आप। तो आप पहले उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, और अगर आपको लगता है तैयारी करना है तो बिल्कुल करिए। और ट्यूशन और कोचिंग जो होता है ऑनलाइन एजुकेशन, अगर आप सारा कोचिंग ना लीजिए, जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस की सारी कोचिंग मत लीजिए। आप जिस विषय में लैग कर रहे हैं, जो विषय आपका वीक है उसमें कोचिंग लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मॉक टेस्ट दीजिए, अगर नहीं हो सकता है पर डे नहीं हो सकता है तो ट्वाइस अ डे दीजिए। और एग्ज़ाम के पहले तो आपको पर डे मॉक टेस्ट, लगभग 1 महीने पहले तो आपको पर डे मॉक टेस्ट देना ही चाहिए। तो टाइपिंग के लिए आपने कैसे किया? टाइपिंग एक बहुत ठीक रोल प्ले करता है कि क्योंकि इसमें टाइपिंग भी होती है। आई थिंक इस टाइम तो टाइपिंग थोड़ी सी स्पीड कम कर दी गई, लेकिन पहले 35 पर वर्ड पर मिनट होती थी। तो इंग्लिश की टाइपिंग है, ईजी है। आप घर पे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से टाइपिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट में 1-2 महीने क्लास करके वहाँ से लर्निंग करके खुद से कमरे पे टाइपिंग आई थिंक मुझे करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लगातार 1 घंटे टाइपिंग कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, बोर हो रहे हैं तो 15 मिनट टाइपिंग कर लीजिए, फिर ऐसे 15-15 मिनट के शिफ्ट में करिए। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन, टाइपिंग बाबा, स्पीडी टाइपिंग है, फास्ट फिंगर, 10 फास्ट फिंगर हैं, तो आप उस पर जाके टाइपिंग कर सकते हैं। एक सोनी टाइपिंग करके आता है, उस पर भी टाइपिंग कर सकते हैं जी।
तो स्टडी के लिए आपने कितना समय निकाला पर डे के लिए? कोई पर डे के लिए ऐसा मतलब मेरा कोई ऐसे मुझे पता नहीं है पर डे मैंने कितना निकाला, लेकिन हाँ एग्ज़ाम के 2 महीने पहले मैंने खुद को थोड़ा सा रिजर्व किया, दोस्तों से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने से बचा, और 2 महीने पहले मैं थोड़ा सीरियस होकर तैयारी किया। पर डे एक मॉक टेस्ट देना है, पर डे एनालाइज करना है मॉक टेस्ट को मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, पर डे रिवीजन करना है, मैथ्स का रिवीजन करना है, इंग्लिश का रिवीजन करना है। 3 महीने पहले अगर कोई नया फ्रेशर आता है, इवन मेरा पहले से बहुत कुछ तैयार था इसलिए मुझे 2 महीने लगे। कोई फ्रेशर आता तो 7 से 8 महीने में आसानी से एसएससी में सिलेक्शन ले लेगा और कोई भी पोस्ट पा सकता है जी। तो आपका लगभग कितना समय लगा तैयारी करने में आपको? मुझे तैयारी करने में पार्टिकुलरली इस एग्ज़ाम के लिए तो मैं 2.5 मंथ्स मानूंगा, बट अगर मैं फ्रेशर होता है, एज ए फ्रेशर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं एज ए फ्रेशर 7 to 8 मंथ से लेता जी। तो सृजन जी, अब आपका तो चयन हो गया है, तो अब आप जो है आगे के लिए प्रिपरेशन जी मैंने सीजीएल 2023 दिया है और इसमें मेरा चयन हो जाएगा। और जो मेंस है अक्टूबर में है, 26-27 अक्टूबर को, मैं उसके लिए इस टाइम प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आई होप सब कुछ अच्छा गया तो ठीक एग्जाम जाएगा। चीज़ों से बचना चाहिए जो है आसान हो जाए तैयारी, उनका सिलेक्शन आसान हो जाए। मुझे लगता है कि जो फ्रेशर्स हैं, जो जितने भी हमारे दोस्त लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आप जितने टाइम स्पेंड करते हैं अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल करिए, क्योंकि आपके जीवन में दोस्त ही काम आने हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन एटलीस्ट आप 8 आवर्स या 7 to 8 आवर्स अपनी स्टडी को दीजिए। उसके बाद आप घूमिए, दोस्तों के साथ मूवी देखिए, खूब मस्ती करिए, खूब पढ़िए, खूब सोइए, अच्छी बात है। लेकिन पर डे आप ये रूटीन बनाइए कि आपको खुद से ही पढ़ना है, और क्योंकि कुछ दिन बाद ये दोस्त भी शायद नहीं रहेंगे, और आप जैसे इलाहाबाद शहर में देख रहे हैं तो कुछ दिन बाद लोग चले जाते हैं, दोस्त जो बने होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि कुछ दिनों के बाद जो दोस्त नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ सर्वाइवल के लिए हमको एक जॉब चाहिए होती है, और दोस्ती के साथ साथ पढ़ाई करें। ये नहीं कि दोस्ती के चक्कर में पूरी पढ़ाई छूट जा रही है, ये भी नहीं पूरी पढ़ाई के चक्कर में पूरी दोस्ती छूट जाएगी। दोनों का जो समन्वय है, जो एक बैलेंस है, बना के रखना चाहिए। और पर डे याद करना चाहिए कि जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो हमारे सिलेक्शन का वेट कर रहे हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, तो वो बहुत संघर्ष करके हम लोग को पैसा भेजते हैं। तो हमको इस बात का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि हम इन रिटर्न क्या दे रहे हैं। वो हमसे कुछ नहीं चाहते होते हैं, बस इतना चाहते होते हैं कि हमारी ज़िंदगी अच्छी बन जाए। तो मेरा मानना है कि आप अपने माँ बाप के लिए ठीक करिए। और पर डे आप अगर रात को सोते टाइम एक बार सोचेंगे कि हमने आज पूरे दिन में क्या किया, ये सब स्टूडेंट के लिए। अगर आप रात में सोते टाइम ये सोचेंगे कि मैंने आज क्या किया पूरे दिन भर, क्या मेरे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, क्या मेरे माँ बाप जिस चीज़ के लिए मुझे भेजे हैं, या जिस चीज़ के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, क्या उसमें इसका कोई भी ये चीज़ प्रॉफिट करेगी कि नहीं करेगी जो मैंने पूरा दिन भर किया। तो अगर आप जिसको कहते हैं सेल्फ इवेल्यूएशन, एक वर्ड आता है, सेल्फ एवेल्यूएशन पर डे करिए आप। उससे अपनी कमियों को भी जान पाएंगे, और उसमें सुधार की भी आवश्यकता है तो करिए। और अपने माँ बाप के प्रति बहुत ज़्यादा काइंड रहिए, क्योंकि कब तक माँ बाप हैं, जब तक हैं तब तक नहीं पता चलता, जब चले जाते हैं तब पता चलता है। तो मेरा मानना है कि आप अपने माँ बाप से बहुत क्लोज रहिए और बात करिए। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने सेल्फ एवेल्यूएशन की बात करी, सेल्फ इवेल्यूएशन आप पर डे करिए, सोते टाइम पर डे करिए कि मैंने आज जो किया, खुद को वैल्यूएट करिए ना, कि मैंने आज जो किया वो मेरे प्रिपरेशन में कितना हेल्प करेगा। लाइक आज आपने पूरा दिन भर घूमा है, तो आप सो रहे हैं, तो आप एक बार सोचिए ना, मैंने आज पूरा दिन घूमा, दैट्स ओके, घूमना अच्छी बात है, बट आपने पढ़ा कितनी देर। चलिए मैंने मान लिया 30 डेज होते हैं एक मंथ में ना, 1 मंथ में 30 डेज, आप 30 डेज घूम ही रहे हैं लगातार, तो आप तो सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। क्योंकि बेरोजगारी की दर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और रोज़ न्यू कमर्स आते जा रहे हैं जो हमसे। आप ऐसे सोचिए ना, अगर आप एक साल आपको लगता है कि एक पेपर है नहीं हुआ तो क्या हुआ, जब नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे आप, 1 साल आपका चला गया होगा। और फाइनेंशियली भी आप वीक होंगे, इमोशनली तो होंगे, फाइनेंशियली वीक इसलिए होंगे आपकी 1 साल की सैलरी चली गई है।
कोई भी होगा, अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकाले हैं तो पूरे 1 साल की सैलरी तो गई ना आपकी। हाँ। और दूसरी चीज़ मेंटली भी आप वीक होंगे, क्योंकि धीरे-धीरे उम्र बढ़ती है तो आप जी। मेंटली वीक होते हैं। फिर पीयर प्रेशर्स हैं, फैमिली प्रेशर्स हैं, सोशल प्रेशर्स हैं, और जैसे-जैसे आप अटेम्प्ट आपके कम होते जाएँगे, जो नए न्यू कमर्स हैं, आने वाली जनरेशन बहुत तेज़ है। जी। आज उनके हाथों में फर्स्ट से स्मार्टफ़ोन है, और अगर एलकेजी का बच्चा उसके हाथ में स्मार्टफ़ोन है, हम लोग 10th में आके चलाना सीखे हैं, तो आने वाली पीढ़ी बहुत स्मार्ट है। तो उससे आप कम्पीट करने जा रहे हो, आप अपने 1 साल यंगर पीढ़ी से कम्पीट करने जा रहे हो, तो बेहतर है कि उसका दिमाग आपसे बहुत अच्छा होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सेलेक्ट फ्रेशर करें। कैंडिडेट है उनके लिए कोई जो है बुक लिस्ट वगैरह कुछ आप जी, बता सकते हैं? बुक लिस्ट के बारे में बता सकता हूँ कि आप सबसे पहले अपने, अगर आप मैथ कर रहे हैं किसी भी टीचर से, तो आप पहले उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। उनकी दी हुई सारी शीट्स ईमानदारी से लगाइए। आप फार्मूले पर डे रिवाइज करिए, और आप फिर प्रीवियस ईयर की कोई भी एक बुक जो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, क्रेड की है, पिनेकल की है, 2018 के बाद अगर एसएससी की तैयारी कर रहा है, 2018 के बाद का सारा क्वेश्चन लगाए। लेकिन पहले आपको क्लास का जो टीचर पढ़ाया हुआ है, जो सर पढ़ाए हैं आपके, उसका पूरा का पूरा आप तैयारी करिए, उसका पूरा का पूरा कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर पे जाइए। मैथ के लिए तो ये है। और इंग्लिश के लिए, तो आप अगर बहुत बेहद हिंदी मीडियम से हैं, बेहद हिंदी मीडियम का इसका मतलब अन्यथा मत लीजिएगा आप। जी। इसका मतलब है आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अगर ख़राब है, आप एवरेज भी नहीं इंग्लिश में, बिलो एवरेज हैं, तो आप थोड़ा सा पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आपको पेपर नहीं मन कर रहा है तो आप कोई बुक ले लीजिए, नॉवेल ले लीजिए, इंग्लिश में पढ़िए। पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा हैबिट डालिए। और आप इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर की एक बुक आती है वोकैबुलरी के लिए। इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। एक ग्रामर होता है, एक वोकैबुलरी होती है, एक होता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा पार्ट है जो उसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे लैग करते हैं। उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़िए आप। टेक्स्ट बुक मेरे कहने का मतलब आप नॉवेल पढ़िए, आप स्टोरी पढ़ सकते हैं किसी की भी, उसको पढ़िए। और या पेपर आप पर डे पढ़ सकते हैं तो नॉर्मल पेपर पढ़ लीजिए, कोई भी पेपर, ज़रूरी नहीं है हिंदू पढ़िए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, आप जी। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, उसको पढ़िए। और दूसरा चीज़ है वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी आती है निखिल गुप्ता जी, सर की, आप उसको ले लीजिए, आप उसको पूरा पढ़ डालिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम है, साइनो इंडो है, आप उसमें से पूरा पढ़ लीजिए। और ग्रामर के लिए पहले अगेन, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी टीचर से, एडुकेटर से, तो आप पहले उन सर की पूरी क्लास लेक्चर, पूरा नोट्स प्रॉपर रिवाइज करिए, जो सीट दिए उसको सॉल्व करिए। उसके बाद नीतू सिंह मैम की बुक आती है प्लेन टू पैरामाउंट वैल्यूम 1, उसको आप लगाइए। उसको मेरा मानना है कि बहुत से आप जो देख रहे हैं वो स्टूडेंट एग्री भी करेंगे, 95% स्टूडेंट जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं प्लेन टू पैरामाउंट वैल्यूम 1 लगाते ही हैं। जी। आप उसको पूरा लगा लीजिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर फिर से अगेन किसी प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। पिनेकल की भी आती है, क्रेड की भी आती है, बहुत सारी बुक की आती हैं पब्लिकेशन की 2018 के बाद से। आप उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा आपका इरर और नहीं आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, या इम्प्रूवमेंट नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मैं वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। एक बुक आती है ए मिरर ऑफ कॉमन एरर, अशोक कुमार सिंह जी की है। ए मिरर ऑफ कॉमन एरर, उसको लगा लीजिए पूरे अच्छे से। आपके इरर और इम्प्रूवमेंट आपका कभी नहीं गलत होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका 100% सही हो जाएगा, लेकिन 50 आ रहे हैं तो आपके 48 तो सही ही होंगे, अगर आपको ज़रूरत है तब। अदरवाइज केवल प्लेन टू पैरामाउंट, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी और आपके टीचर के सारे क्लास नोट्स अगर आप पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इस पे जाइए। नहीं तो उसको पढ़ने के बाद ब्लैक बुक और प्लेन टू पैरामाउंट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक। जी। लेकिन जब आपका सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाए तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि स्पीड ही मैटर करती है। व्हाट रियली मैटर्स इज स्पीड इन द एग्जामिनेशन। तो सृजन जी, हमारे चैनल फोकस ऑन एग्जाम 20 की तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको चयन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। और मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया और जाना कि मैं कैसे तैयारी किया, और मुझे लगता है काफ़ी बच्चों की हेल्प भी करेगा। और दूसरी बात है कि मैं आपको देख के काफ़ी इंस्पायर हुआ जब आपसे मिला मैं, कि आप इस परिस्थिति में भी, इतनी उम्र में भी इतना एफर्ट डाल रहे हैं। आजकल के 20-22 साल के बच्चे 1-2 एग्जाम नहीं निकला उनसे कहते हैं कि मैं गिव अप कर रहा हूँ, लाइक मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आप इस उम्र में फिर से अपना चैनल स्टार्ट करना, और आपने जो बताया इसके पहले का इंसिडेंट मुझसे कि वो शेयर किया, उसके बाद ये सब करना, इट रियली इंस्पायर्स मी।
और आपसे मिलने के बाद मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया हूँ। चलिए। और मैं आपको बहुत ज़्यादा मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप इस उम्र भी नई शुरुआत करने के लिए ओके हैं। तो काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर मेरा 22 साल 23 साल या 24 साल का हो गया हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरी ज़िंदगी जा चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है। दीपकीर्ति जी हैं, विकास सर की एक हाँ, बहुत बार जी। कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप बहुत बुरी कंडीशन में हैं, जब भी आपको लगे कि आपके जो चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट आपके साथ नहीं है, सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट हैं, हाँ, तब आपको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए, आपसे बहुत विपरीत कंडीशन में लोग, बहुत विपरीत अवस्था में लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं जीवन में। जी। तो आपसे मिलके मुझे लगा कि एक नई ऊर्जा मिली, एक नया एनर्जी मिला। और आप रिव्यू कराते रहते हैं, आप इस स्थिति में जाके रिव्यू कराना, फिर मैं आपसे मिला, आप जाके बच्चों से रिव्यू ले रहे हैं। और ये मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा बच्चों को कि जो मतलब स्टूडेंट मेरे फ्रेंड देख रहे हैं कि सर का चैनल देखते रहिए। इनके चैनल पे लगातार एसएससी का और सारी जितने एग्ज़ाम्स हैं ऑल उसका एग्ज़ाम। ऑल एग्ज़ाम सारे एग्ज़ाम का जो होते हैं उनका रिव्यू आता रहता है। और ये बेहद ज़रूरी है कि अगर आपके पेपर मान लीजिए 1 से 14 डेट में है, मान लीजिए 1 सितंबर से 14 सितंबर में आपके पेपर है, आपको लास्ट में पड़ा है आपका पेपर, जी। तो आपको रिव्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, अगर आपको पता चल जाएगा पेपर का पैटर्न कैसा है, हाँ, तो आप माइंड मेकअप उस तरीके से कर सकते हैं। जी। लाइक आपने तैयारी किया, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो अभी तक तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, 160, 170, 180, 200 में आ रहे हैं। लेकिन पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ हाँ, बन गया और आपका पेपर लास्ट डे है, हाँ, आप जी। गए, तो आपका पहला पेपर ही टफ मिल गया। हाँ, तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएँगे हाँ, और आपसे गलतियाँ होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएँगी। जी, लेकिन अगर आप सर का चैनल या किसी का भी चैनल जो जी, एनालिसिस कराते हैं, जो एग्ज़ाम रिव्यू देते हैं, हाँ, और आप लोग को बस केवल एक रिव्यू, एक वीडियो मिल जाता है, उसके पीछे की बहुत सारी मेहनत होती है। जी, आप बच्चों से जाके बात करते हैं, सेंटर पे जाके बात करते हैं, तो उसमें भी बहुत मेहनत होती है। तो आप रिव्यू बिल्कुल देखिए। रिव्यू देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा जी, कि कैसा पेपर आ रहा है। तो आपका माइंड मेकअप उस तरीके से होगा कि अगर पेपर टफ आ रहा है तो मेरे एटलीस्ट दिमाग में तो ये है कि पेपर टफ आ रहा है, और जी, पेपर टफ आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है। हाँ, तो मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जो मुझे आ रहे हैं। हाँ, लाइक 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 70 क्वेश्चन एग्जामिनर ने आसान ही दिए हैं, हाँ, केवल 30 या 25 बस क्वेश्चन टफ वही। दिए हैं। तो अगर मैं पहले से अवॉइड करके चला गया कि मुझे नहीं करना है, 25 क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, तो मेरे 75 ईजिली हो जाएंगे। वंस आई कंप्लीटेड माई 75% ऑफ द पेपर, तो आई विल इजीली डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम जो रिव्यू है प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर एग्ज़ाम। तो सर का भी चैनल देखते रहिए। और मेरा खुद का मानना है कि मैंने भी अगर मेरा पेपर लास्ट की डेट में पड़ता है तो मैं बिल्कुल रिव्यू देखता हूँ। लेकिन आपका अगर पेपर स्टार्ट में है तो आप रिव्यू देखने के चक्कर में मत पड़िए, हाँ, जी, क्योंकि आपका फिर आप डिमोटिवेट होंगे। हाँ, जी, लेकिन जी, आपका पेपर लास्ट डेट में है तो आप बिल्कुल रिव्यू देख के जाइए, वो जी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप एक मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे कि पेपर कैसा आ रहा है। उन बच्चों से स्ट्रांग हो जाएंगे जो बच्चे पहले पेपर दे चुके हैं। जी, आपको एटलीस्ट पेपर का पैटर्न पता है, पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है। और अर्जुन सर हैं, इनसे आप टच में रहते हैं, आप इनको जानते ही हैं। आप इनका चैनल देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। ऐसे लोग बहुत कम हैं, इस उम्र भी ये ट्राई कर रहे हैं। ये बहुत रियली मोटिवेट कर रहा है मुझे भी, और आप लोग को भी करना चाहिए कि जो लोग को लगता है कि 24, 25, 26 एज में हम कुछ नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी स्टार्ट करके बहुत कुछ कर सकते हैं, मेरा मानना है। तो सृजन जी, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, थैंक आपसे यू। मिलके बहुत अच्छा लगा।